तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने त्रिकोणमितीय फलनों के संदर्भ में ये देखा था कि जब इकाई त्रिज्या का वर्त बनाया जाता है मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए, तो उसी के अनुसार हमने 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक के जो किनारे वाले बिंदु आए थे, 4 मान जो थे ए, बी, सी और डी, ठीक है, उनके आधार पर हमने त्रिकोणमितीय जो अनुपात हमने यहाँ पर पढ़े हुए थे उनको फलनों के रूप में और उनके मान लिखे थे रेडियन के हिसाब से, कि अपने को अगर रेडियन के अंदर कोई एंगल अगर दे रखा है तो हम किस तरीके से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने सिर्फ 3 ही मानों की बात करी थी, 0, +1 और -1 की। सिर्फ हमने ये 3 ही मान ज्ञात किए थे कि 0 कब आएगा मान, +1 कब होगा और -1 कब होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम एक तो प्रथम हर एक चतुर्थांश की वैसे तो बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रथम चतुर्थांश की ही, कि हमने 10th क्लास के अंदर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की एक सारणी बना रखी थी। तो उन वो जो सारणी वाले मान थे, वो सारणी वाले मान किस प्रकार से हमने ज्ञात किए, ठीक है। एक तो थोड़ा सा उसके ऊपर हल्का सा एक बेसिक सा एक है यहाँ पर टॉपिक एक, तो उसकी अपने बात कर लेंगे ताकि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े कहीं भी। जहाँ तक कोशिश ये करेंगे कि अपने रटने से बचें। जो भी सूत्र अभी हम डिराइव कर सकते हैं तो उनको अपने बना के देख लेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद में याद तो वगैरह तो वो अपने को करना ही है, तो वहाँ पर तो अपने उनको रटना ही पड़ेगा। लेकिन एक बार समझ में आ जाए कि वो बने किस तरीके से हैं तो आगे उनको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो देखिए, सबसे पहले तो अपने वही जो लास्ट जो काम किया पहले उसी को अपने देख लें कि हमने क्या किया था। कार्तीय तल में मूल बिंदु को केंद्र मानते हुए इकाई त्रिज्या का एक वर्त बनाया और इसी वर्त के आधार पर हमने मान लिखे थे, ठीक है। तो पहले उनको अपने लिख लें, वो कौन कौन से मान हमने लिखे थे कि ए बिंदु के लिए, फिर ये बी बिंदु के लिए, फिर इसके बाद में सी के लिए और यहाँ डी हमने लिखा था। कुछ इस तरीके से अपने ये बिंदु लिखे थे। ये दूरी 1 थी तो इसको लिखा हमने 1,0, ये एक्स अक्ष के लिए था, ये वाई के लिए था, ये एक्स डैश के लिए और ये वाई डैश के लिए। कुछ इस तरीके से था। ये इधर जो बिंदु था वो था -1,0, इधर जो बिंदु था वो 0,1, जिसके निर्देशांक अपने लिख रहे हैं 0,-1। फिर हमने यहाँ पर वो एक्स दूरी तय की थी चाप परिधि के ऊपर, फिर उसी के आधार पर हमने एक्स रेडियन कोण बनाया था, फिर वहाँ से हमने त्रिकोणमितीय फलन परिभाषित किया था। तो अभी अपने को करना क्या है, जैसे ये 0 डिग्री के लिए था, ये 90 डिग्री के लिए यहाँ पर हमने 180 डिग्री लिखा, यहाँ 270 डिग्री, और जब पूरा एक चक्कर हो जाता था तो यहाँ 360 आ जाता था, और ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती थी, ठीक है। ये काम हमने देखा। तो हमने इन चारों के हिसाब से कुछ व्यापक मान लिख लिए थे। वो कौन कौन से थे, मैं एक बार डायरेक्ट भाई सारा तो नहीं लिखेंगे अपने, सिर्फ ये कि हमने एक तो ये लिखा था कि साइन n पाई का जो मान है वो 0 होता है। साइन n पाई का मान 0 होता है और n का मान 0, +-1, +-2, +-3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि यहाँ पर n का मान इनमें से कुछ भी लिख देना, साइन n पाई के लिए जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 0 बनेगी, ठीक है। एक तो ये हमने देखा था कि साइन 0 का मान 0, अगर मैं n का मान यहाँ पे 0 लिखूँगा तो ये n इंटू मतलब 0 इंटू पाई ये 0 बन जाएगा, तो साइन 0 का मान 0। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर +1 लिखूँ तो 1 का गुणा पाई के साथ करूँ तो पाई, तो साइन पाई भी 0, या फिर साइन -पाई की बात करूँगा तो वो भी 0। इसी तरीके से 2 लिखूँगा, -2, 3, -3, इस तरीके से कि साइन के साथ पाई आ जाए, अगर साइन के साथ पाई आ जाए तो उसका मान हमेशा 0 बनेगा। कि साइन 5 पाई का मान 0, साइन 7 पाई का मान तो 0, एक तो ये ध्यान रखना है, या साइन 6 पाई का मान तो 0, ठीक है। एक तो ये हमने एक व्यापक सूत्र के रूप में लिखा था कि साइन n पाई तो हमेशा 0 ही बनेगा, ठीक है। एक तो ये था। अच्छा, इसके बाद में एक और था कि इसका मान 1 कब बनेगा, उसके लिए भी हमने लिखा था कि इस सी बिंदु पर हाँ ठीक है, सी बिंदु पर साइन का जो मान है वो हमेशा 1 बनेगा। हमने लिखा था कि केवल सी की अगर अपने बात कर लें, केवल सी पर, तो केवल सी पर साइन का जो मान है वो हमेशा कितना बनेगा, 1 बनेगा। एंगल चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, तो सी के लिए जैसे एंगल वैसे तो 90 डिग्री है, सी बिंदु के लिए 90 डिग्री है, मतलब साइन π/2 का मान 1 बनेगा। फिर इसमें 2 पाई जोड़ दो, फिर उसमें 2 पाई जोड़ देना, 2 पाई हर बार जुड़ता रहेगा तो उसका मान रिपीट होता रहेगा। ये मैंने ये भी बात आपको बोली थी कि 2 पाई के बाद मान रिपीट भी होने लग जाएंगे। तो साइन π/2 का मान 1 बना, साइन 5 π/2 का मान भी 1 बनेगा,
4 4 के अंतर से, और ये बोला भी था कि 4 4 के अंतर से बनेगा। यहाँ पर जैसे पाई बटा 2 है, यहाँ पर 5 पाई बटा 2 है। अब आगे 4 का अगर अपने अंतर लेंगे तो ये 9 पाई बटा 2 के रूप में आएगा, तो 9 पाई बटा 2 का मान भी 1 बनेगा। कोई अपने से पूछे कि साइन 9 पाई बटा 2 का मान कितना, तो ये मान भी कितना आएगा, +1 आएगा। कारण ये है क्योंकि पाई बटा 2 इसी सी के ऊपर आएगा, पाई बटा 2 सी बिंदु पे आएगा, 5 पाई बटा 2 भी सी बिंदु पर आएगा, क्योंकि 2 पाई का अंतर लिया मैंने यहाँ पे। अगर मैं पाई बटा 2 और 5 पाई बटा 2 की बात करूँ, पाई बटा 2 और 5 पाई बटा 2 की अगर अपने बात करें तो इन दोनों में 2 पाई का अंतर है। इसी तरीके से इन दोनों में भी 2 पाई का अंतर है। तो अगर अंतर 2 पाई का है, अगर अंतर 2 पाई का है तो बिंदु की स्थिति नहीं बदल दी जाएगी, बिंदु की स्थिति वही रहेगी कि जिस जगह पर ये बिंदु है तो 2 पाई के अंतर से जो अगला बिंदु आएगा वो भी वहीं पर ही आएगा। मतलब ये तीनों बिंदु पाई बटा 2, 5 पाई बटा 2 और 9 पाई बटा 2, ये तीनों बिंदु जो है ना वो सिर्फ सी पर ही रहेंगे। ये तीनों बिंदु कहाँ पर रहेंगे, सी पर रहेंगे। तो इनके लिए साइन का मान हमेशा 1 ही बनेगा। और फिर हमने इसमें देखा था कि साइन का मान -1 कब होता है, तो केवल सी पर तो साइन का मान +1 है, डी बिंदु पे साइन का मान -1 था। कि अगर अपने बात करें डी बिंदु पर मतलब 270 डिग्री मतलब 3 पाई बटा 2, यहाँ पर साइन का मान कितना आएगा, -1 आएगा। अब यहाँ पर भी 4 4 का अंतर लेना है, 4 4 का अंतर, तो मान -1 ही रहेगा। मतलब कोई अपने से ये पूछे कि 7 पाई बटा 2 का मान कितना आएगा साइन के लिए, तो -1 ही आएगा, क्योंकि 4 पाई का 2 पाई का अंतर आ गया। यहाँ पर अंतर कितना आ गया, 2 पाई का अंतर, 2 पाई का है। वैसे गुणांकों में देखोगे तो 4 4 का अंतर है, जैसे 5 और 9 में 4 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अंतर वैसे देखना है, गुणांकों का अंतर देखना है तो 4 का अंतर देखना है, और पाई के रूप में अगर अंतर देखना है तो 2 पाई का अंतर, कि इन दोनों में 2 पाई का अंतर है। अच्छा, अगला बिंदु कौन सा बनेगा अगर अपने बात करें तो 7 + 4 11 पाई बटा 2, कि साइन 11 पाई बटा 2 का जो मान है वो भी कितना आएगा, -1 आएगा। साइन 11 पाई बटा 2 का मान कितना आएगा, -1 आएगा। कारण ये है क्योंकि 3 पाई बटा 2, 7 पाई बटा 2 और 11 पाई बटा 2, ये तीनों बिंदु जो है ना वो यहाँ पे डी पे बनेंगे। देखो ये जो कोण बनेगा ये पाई बटा 2 का बनेगा, फिर ये वाला जो कोण बनेगा वो पाई का बनेगा, ठीक है, पाई। फिर ये वाला जो कोण बनेगा वो 3 पाई बटा 2 का बनेगा, पूरा कोण 2 पाई का बन जाता है, ठीक है। तो 3 पाई बटा 2 जो है वो डी पे है, 3 पाई बटा 2 इस डी वाली लाइन पर है, तो इसी में 4 4 के अंतर से आगे जो भी बिंदु बनेगा वो डी पे ही आएगा, और उसके लिए साइन का मान कितना बनेगा, -1 बनेगा। डी के लिए साइन का मान -1। तो अपने को बस साइन के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है कि साइन का मान 0 कब है, साइन का मान +1 कब है, और साइन का मान -1 कब है। पहले तो ये 3 बातें समझनी है कि 0 जो है वो ए और बी, यहाँ पर भी साइन का मान 0 बनेगा और यहाँ पर भी साइन का मान कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। साइन n पाई 0 बनेगा ए और बी पर, ए और बी पर, ए बिंदु और बी बिंदु पे साइन का मान 0 बनेगा, अकेले सी पे +1 बनेगा, और अकेले डी पे ये जो बिंदु है ये कहाँ पर है, डी पर है, ठीक है। ए बिंदु पर और बी बिंदु पर साइन का मान 0, सी बिंदु पर साइन का मान +1 और डी बिंदु पर साइन का मान -1, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। और फिर इसी तरीके से उन्होंने कोस के लिए देखा था, कोस के लिए कि कोस का मान 0 कहाँ पर था, तो कोस का मान 0 था सी और डी पर। ये तो साइन के लिए हो गया, अब अपने कोस के लिए देख लेते हैं। अगर मैं कोस की बात करूं तो सी बिंदु पे और डी बिंदु पे, सी और डी इन दोनों पे कोस 0 था, ठीक है। सी और डी पे कोस का मान 0 था, मतलब कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 3 पाई बटा 2 भी 0 आएगा। 90 डिग्री तो सी पे आ गया, 90 डिग्री तो सी पर आ गया, पाई बटा 2, और 270 डिग्री ये डी पे चला गया। अब चाहो तो इसमें भी 4 जोड़ते रहो और इसमें भी 4 4 का अंतर लेकर आओ, और हर बार ये सी और डी ही बनेगा। मतलब यहाँ पर 4 का अंतर लेके आओगे तो कितना बनेगा, 5 पाई बटा 2 तो 0। यहाँ पर 4 का अंतर लेकर आओगे तो 7 पाई बटा 2 बराबर 0, इस तरीके से। फिर यहाँ 4 का अंतर लेकर आओ तो 9 पाई बटा 2 0, इधर 4 का अंतर लेकर आओ तो 11 पाई बटा 2 बराबर 0। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि विषम संख्याएं आएंगी, यहाँ पर सारी विषम संख्या आ जाएंगी पाई बटा 2 के साथ। देखो पाई बटा 2 के साथ पहली संख्या यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, 13, 17, 21 इस तरीके से चलती रहेंगी ये। तो इसके लिए एक अपनों ने व्यापक एक ही बात लिखी थी कि कोस
2n प्लस 1 और फिर पाई बटा 2, ये हमेशा 0 बनेगा। कि मतलब पाई बटा 2 के साथ विषम संख्या अगर आ गई, ये जो 2n प्लस 1 है ना, ये विषम संख्या है। देखो 2 का n के साथ गुना तो सम संख्या है, किसी भी संख्या का 2 से गुना कर देते हैं वो सम संख्या बन जाती है, लेकिन उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो विषम संख्या बन जाएगी, तो ये विषम संख्या ही है। और n का मान यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो आप, n का मान चाहे आप 0 रख के देख लेना, चाहे +1 लिख देना, चाहे -1 लिख देना, +2 -2 +3 -3 कुछ भी आप लिख के देख लेना, यहाँ हमेशा विषम संख्या ही बनेगी। तो विषम संख्या के साथ अगर पाई बटा 2 आ जाता है और वहाँ पर भी अगर आगे कोस आ जाए तो इसका मान जो है वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। कि कोस का मान 0 कहाँ पर होता है, तो कोस का मान 0 होता है C और D बिंदु पर। कोस का मान 0 होता है C और D बिंदु पर। अब अपने को देखना था कि कोस का मान फिर +1 कहाँ पर था, तो कोस का मान +1, कोस का मान +1 था A बिंदु पर, कोस का मान +1 था A बिंदु पर। मतलब कोस 0 डिग्री की बात करें, 0 रेडियन, कोस 0 का मान 1, फिर इसमें 2 पाई जोड़ देना, कोस 2 पाई का मान 1, फिर इसमें 2 पाई जोड़ देंगे 4 पाई का मान 1, फिर कोस फिर 2 पाई जोड़ेंगे तो 6 पाई का मान 1। मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सारे पूर्ण चक्कर पे आएंगे। 0 कहाँ पर आएगा, तो A बिंदु पर, 2 पाई कहाँ पर आएगा, A बिंदु पर, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, सम संख्याओं के साथ पाई आ गया, सम संख्याओं के साथ पाई आ गया तो वो हमेशा A बिंदु पे ही आएगा। कि यहाँ पर 0 भी है, 360 डिग्री 2 पाई भी है, 4 पाई 6 पाई, इस तरीके से सारे के सारे जो मान है ना सम संख्याओं के साथ पाई वाले मान, वो सारे A बिंदु पर आएंगे। तो A बिंदु पे कोस का मान हमेशा, ठीक है, A बिंदु पर कोस का मान हमेशा +1 ही आएगा। A बिंदु पर कोस का मान हमेशा कितना आएगा, +1 आएगा। और कोस का मान -1 कहाँ पर है, तो कोस का मान -1 आएगा B बिंदु पर, और ये B बिंदु था विषम संख्याओं के साथ, मतलब विषम संख्याओं वाला B बिंदु बनेगा ये। कि अगर अपने बात करें कि कोस का मान -1 कब बनेगा, तो पाई पे, कोस पाई का मान -1 था। अब 2 पाई का अंतर ले लो, 3 पाई, कोस 3 पाई का मान -1, 3 पाई भी यहीं पर बनेगा B पर, फिर कोस 5 पाई -1, फिर कोस 7 पाई -1, इस तरीके से ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है, B बिंदु पर। कि साइन और कोस पे काम करना है, 2 मान पता होंगे, बाकी मान अपने आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए 2 मानों पे विशेष रूप से काम किया गया है, ठीक है। 2 मान अगर अपने को ज्ञात है, मैंने वैसे बोल दिया था कि अगर 1 मान भी पता है ना तो भी अपने बाकी के मान ज्ञात कर सकते हैं, पर फिर भी 2 मान अपने लेके चलेंगे यहाँ पर। कि अपने को 0 +1 और -1, साइन के लिए 0 कब आएगा, +1 कब आएगा, -1 कब आएगा, फिर कोस के लिए 0 1 और -1 कब आएगा, ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने वैसे कर रखा था लास्ट वीडियो के अंदर। आज अपने को ना प्रथम चतुर्थांश के अंदर जो व्यापक जो मान, व्यापक नहीं मानक जो मान होते हैं, स्टैंडर्ड जो वैल्यूज होती है ना, सिर्फ उन पे एक बार अपने को काम करना है, जो हमने 10th क्लास के अंदर 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के लिए किया था। देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए तो अपने को मान पता ही है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए मान तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखे हैं। कि अगर मैं बात करूँ साइन की, कि साइन 0 का मान मेरे को पता है, साइन 90 का मान भी अपने को पता है। साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री के मान तो हमने लिख ही रखे थे यहाँ पर, अभी अपने को पता है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1। वाई निर्देशांक के हिसाब से लिखा था ना, कि यहाँ पर वाई वाला निर्देशांक जो है वो साइन का मान होता था, यहाँ पर वाई वाला निर्देशांक वो साइन का मान होता है। ये लास्ट वीडियो के अंदर सारा किया हुआ है कि 0 डिग्री के लिए अपने को पता है साइन का मान कितना है, 90 डिग्री के लिए कितना है, और ये हमने लास्ट 10th क्लास के अंदर किया भी है। हमने बस अब देखना है 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए मान किस तरीके से ज्ञात किए गए हैं। कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो अपनों ने देख ही लिया था, सिर्फ 30, 45 और 60 का अपने को आज और देखना है। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पर 30 की बात करेंगे, 30 डिग्री के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो अपने को। मान लो ये कोण है 60 डिग्री, ठीक है, 60 की बात करें पहले अपने, 60 डिग्री का हमने ये न्यून कोण मान लिया यहाँ पर, और ये 90 डिग्री, और ये वाला कोण अपने जानते हैं कितना आएगा, 30 डिग्री। ये तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो वहाँ से ज्ञात कर ही सकते हैं। नाम देना चाहो तो नाम दे दो, ए बी और सी, ठीक है, नाम दे दिया A B और C। हमें ये देखना है कि साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री
और साइन 60 डिग्री के मान किस प्रकार से ज्ञात किए गए हैं। हालांकि 10th क्लास में बताया हुआ भी है ये किस तरीके से ज्ञात किए गए हैं, बस एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं इसको। रचना यहाँ पर सबसे पहले अपने को करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसी त्रिभुज के इस तरफ एक ऐसी रचना अपने को करनी है जिसमें यहाँ जैसे 60 डिग्री का कोण है ना, तो इस तरफ भी 60 डिग्री का कोण अपने को बनाना पड़ेगा। ऐसे ये 60 डिग्री का हमने रचना इस तरीके से कर दी कि यहाँ पर जो कोण है वो कितना बने, 60 डिग्री का बने, कि इस आधार को अपने आगे खींच देंगे और 60 डिग्री का पूरा करना अपने कोण। और कैसे पता लगेगा कि वो 60 डिग्री का बनेगा, तो ये 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये तो 90 फिक्स है ये, ठीक है, ये तो 90 फिक्स है। तो हमने कुछ इस तरीके की रचना कर दी कि इस तरफ एक ऐसा त्रिभुज बना दिया हमने इस तरफ एक ऐसा त्रिभुज बना दिया जिसमें यहाँ वाला कोण इस कोण के क्या हो, बराबर हो। और ये कैसे पता लगेगा ये इसके बराबर होगा, अब हमने बताया कि ये कोण तो 90 फिक्स ही रहेगा, ये कोण क्योंकि इस तरफ 90 डिग्री है, ये सरल रेखा है, ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, तो इधर वाला तो 90 रहेगा ही रहेगा। अच्छा ये 90 रहेगा और यहाँ से एक लाइन खींचनी है, ठीक है, तो इसको 60 दिखाने के लिए यहाँ 30 का कोण बना देना, ये अपने आप 60 का बन जाएगा। तो ये तो सिंपल सी रचना, ये तो अपने कर ही सकते हैं। इससे हुआ क्या, देखो पहले इसको नाम देते हैं डी। अब इससे हुआ क्या कि ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया, बी डी सी, जो त्रिभुज बी डी सी है ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अच्छा समबाहु का कैसे पता लगा ये समबाहु बन गया, देखो ये कोण 60 डिग्री का है, ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का, तीनों कोण बराबर हैं, 60 डिग्री के, तो इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण बराबर करोगे तब भी वो समबाहु बनेगा, तीनों भुजाएं बराबर कर दो तब भी वो समबाहु बनेगा। यहाँ पर तीनों कोण बराबर कर दिए तो समबाहु है। अब देखो अगर अपने इस मान को, मतलब ये जो दूरी है, ठीक है, अब इसको कोई भी नाम दे दो आप, जैसे मैंने इसको x मान लिया, तो इधर वाली जो दूरी है वो भी क्या होगी, x होगी, ठीक है, ये दूरी भी x, ये वाली भी दूरी भी x। कारण इसलिए ये जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहे हैं ना, ये सर्वांग सम भी हो गए। यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज है दोनों के दोनों ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, सर्वांग सम में कोई भी अपने को दिक्कत आएगी नहीं कि ये 90-90 कोण बराबर है, ये बीच में भुजा भी निष्ठ हो जाएगी, ठीक है, और इधर से ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री का कोण भी बराबर हो जाएगा। AAS नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब अपने को करना क्या है, यहाँ पर अपने को जैसे इसको x नाम दिया तो इसको x नाम दे दिया हमने, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे दोनों बराबर ही होंगे। टोटल जो लंबाई है, इसको छोड़िए एक बार, ये जो टोटल जो लंबाई है वो 2x होगी। टोटल लंबाई कितनी होगी, 2x होगी। अगर ये टोटल लंबाई 2x है तो इधर वाली जो लंबाई है ये भी 2x ही होगी, समबाहु त्रिभुज है इसलिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये लंब का मान अगर मैं ज्ञात करना चाहूँ, कर्ण का मान पता है, कर्ण का मान अपने को पता है, कर्ण ये रहा, और ये अपने पास लंब आधार का मान भी अपने पास है। अपने को सिर्फ लंब का मान नहीं दिया, तो लंब का मान अगर अपने ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण मतलब 2x है तो 2x का स्क्वायर माइनस आधार x है तो x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से लंब का मान निकालना है तो इसका रूट करना पड़ेगा, ये स्क्वायर हटानी पड़ेगी तो इधर रूट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आसानी से कर सकते हो ये काम। तो आप ये रूट 3x आ गया, मतलब ये रूट 3x है, रूट 3x। अब यहाँ से अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे मुझे मान लीजिए कि साइन 60 डिग्री का मान चाहिए, साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान अपने कैसे निकालेंगे कि ये 60 डिग्री के लिए ये लंब और ये कर्ण है ही, तो लंब बटा में कर्ण अंडरूट 3x, ये लंब बटा में कर्ण 2x, तो रूट x कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा रूट 3/2, ठीक है। तो ये तरीका था कि अपने को कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना तो अपने वो ज्ञात कैसे करते थे। अब जैसे 60 डिग्री का अपने को पता लग गया, ऐसे अपने 30 डिग्री के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, साइन 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के लिए ये लंब हो जाता था, जो भी मतलब अपने को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना होता है जिस एंगल के लिए, तो उस एंगल के सामने वाली जो भुजा उसको अपने लंब मानते थे। तो 30 डिग्री के सामने ये भुजा x हो जाएगी, ये लंब का मान आ गया, और कर्ण का मान तो वही 2x है ही, तो यहाँ 2x आ जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा,
तो साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये हल्का सा आपको मैंने आइडिया बता दिया कि करना किस तरीके से होता है, कि अपने को बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किस तरीके से ज्ञात करने हैं। तो ये एक तरीका हुआ इसको ज्ञात करने का। एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो बाकी 5 तो अपने ज्ञात कर ही सकते थे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी अपने को। तो एक ही ज्ञात किया गया है, बाकी सारे अपने आप उसी एक से ज्ञात हुए हैं। साइन 60 डिग्री का मान भी आ गया, साइन 30 डिग्री का मान भी आ गया, साइन 0 डिग्री का मान आ गया, साइन 90 डिग्री का मान आ गया हमारे पास। साइन 45 डिग्री का रह गया भाई, 45 डिग्री यहाँ पर तो बन नहीं रहा, तो 45 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि 45 डिग्री वाला जो समकोण त्रिभुज होता है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो उसमें दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, उसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो उसमें अलग से रचना करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब उसको किस तरीके से ज्ञात किया गया, तो वो देखिए भाई कि अगर अपने एक समकोण त्रिभुज बना दें इस तरीके से, यहाँ 45 डिग्री का कोण है, तो अपने को पता है कि ये भी 45 ही बनेगा, 180 अगर पूरा करना है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज हो तो इसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा दोनों बराबर, मतलब इसको x मान लिया, तो ये वाली भुजा जो है वो भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर कोण बराबर हैं तो उनकी समक भुजाएं भी बराबर होती हैं। अगर कोई दो कोण बराबर हैं किसी त्रिभुज के अंदर तो उनकी समक भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा आपस में बराबर कर दी, ठीक है। अब ये वाला जो मान है, ये अपने मान करण वाला जो मान है वही पाइथागोरस से अपने याद कर ही सकते हैं। तो रूट के अंदर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ इसको, ये आएगा √2x। आप करके देख लेना, √2x आ जाएगा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है साइन 45 का मान ज्ञात करने के लिए। लंब बटा में करण, तो लंब बटा में करण, तो x बटा में √2x। तो हल कर दो कितना देगा, 1/√2। तो इस तरीके से साइन 45 का मान ज्ञात हुआ है। तो हमने क्या किया था कि 10th क्लास में 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 मान हमने ज्ञात किए थे। फिर हम उसकी एक सारणी बना लेते थे। तो बस अब अपने को क्या करना है, उस सारणी के अंदर ना, उस सारणी के अंदर पाई को शामिल करना है, 3π/2 को शामिल करना है, और फिर 2π को और शामिल करना है। कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की तो अपने पास है ही सारणी, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की तो अपने पास है सारणी, लेकिन पाई 3π/2 और 2π ये और अपने उसमें शामिल करने हैं। कि हमने जो सारणी बनाई थी वो 0 डिग्री के लिए बनाई, 30 डिग्री के लिए बनाई, 45 डिग्री के लिए बनाई, 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री के लिए, ये हमने सारणी बना रखी है। लेकिन अब उसमें एक तो ये 180 डिग्री यहाँ पर जोड़ना है, ये 270 डिग्री भी है, और वो 360 डिग्री, ये मान और साथ में अपने को यहाँ पर जोड़ने हैं। मैं वो मान लिखूंगा नहीं अभी, ये सारणी आपको बुक के अंदर दे भी रखी है। ये आपको 65 नंबर पेज पर, बुक के अंदर 65 नंबर पेज पे सारणी आपको बना के दे रखी है, ठीक है। साइन कोस और टेन सिर्फ 3 के लिए लिखी हुई है, बाकी के लिए जरूरत वैसे अपने को है नहीं। साइन कोस टेन अपने को मान अगर पता है तो अपने बाकी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो अपने को ये सारणी वाला काम, ठीक है, कि पाई 3π/2 और 2π को शामिल करना है। इनके मान अपने को पता हो, बस इतना ही अपने को जरूरी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए और इसके बाद अपने को क्या करना है। अब यहाँ पर अपने पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है वो देखिए क्या, मैं अपने ये 64 नंबर पेज पे, ठीक है, 64 नंबर पेज पे ना एक दो बातें और यहाँ पे लिखी हुई हैं। कि जैसे हमने लिखा था कि साइन nπ का मान हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था। साइन nπ का मान हमने क्या लिखा, 0 लिखा। अब देखना साइन nπ अगर 0 है तो अगर मैं इसके लिए कोसेक nπ का मान ज्ञात करूं तो क्या होगा। अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूं तो कोसेक मुझे पता है कि साइन का व्युत्क्रम होता है, मतलब 1/sin nπ, यही आएगा कि कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1/0 मतलब अनंत, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। अनंत की बजाय अपने अपरिभाषित शब्द ज़्यादा यूज़ करें तो बढ़िया रहेगा। मतलब कोसेक को nπ पे दिक्कत है, कोसेक nπ पर अपरिभाषित है, ये चीज़ याद रखनी है अपने को कि कोसेक nπ पर अपरिभाषित है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। एक तो ये कोस के लिए क्या लिखा हमने, कोस था 2n+1 π/2 पे 0 था, है ना, कि कोस का मान इस बिंदु पे 0 बना था π/2 के विषम गुणज पर।
तो इसका मतलब इसका जो उल्टा होता है सेक जो होता है वो सेक भी अनंत बन जाएगा इस बिंदु पे। जैसे इसको हमने अनंत दिखाया उसी तरीके से सेक 2n+1 पाई बटा 2 क्या आएगा, अनंत आएगा। जैसे इसको किया ना वैसे इसको करके देख लेना चाहिए। तो अपने ये कह सकते हैं कि सेक 2n+1 पाई बटा 2 पर अपरिभाषित है। मतलब इसको प्रॉब्लम है इस बिंदु पर इसका मान अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। ध्यान रखनी है, ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोसेक हो गया, सेक हो गया, अब क्या बचा, टेन और वो कोट रह गए ना, टेन और कोट रह गए, वो दो रह गए। अब टेन को कहाँ दिक्कत आएगी वो देखना अपने को, इसको तो अपने हटा देते हैं। अब अपने को पता है कि टेन बराबर था अपने पास है साइन और बटा में कोस। तो टेन को दिक्कत आएगी कब, जब ये कोस 0 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर संख्या है, कोई ना कोई संख्या बनेगी जैसे, तो उस संख्या के बटा में अगर 0 हुआ तो इस टेन को दिक्कत है, क्योंकि संख्या बटा में 0 अनंत बन जाएगा मान। तो टेन को दिक्कत है जब कोस का मान जब 0 बनेगा। तो कोस का मान 0 का बनता है, कोस का मान 0 बनता था 2n+1 पाई, अभी लिखा ही हमने कोस का मान 0 को बनता है। तो ध्यान देना कि टेन को प्रॉब्लम आएगी 2n+1 पाई बटा 2 पर, इस बिंदु पर ये अपरिभाषित है। ठीक है। कोट के लिए कोट बराबर था कोस बटा साइन। तो कोट को दिक्कत आएगी जब साइन 0 बनेगा। तो साइन 0 का बनता था n पाई पे, तो यहाँ लिखेंगे कोट जो है ना ये n पाई पे अपरिभाषित है, n पाई पे अपरिभाषित। तो एक तो ये सारी बातें अपने को समझनी है। देखो साइन और कोस सिर्फ ये दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके के हैं जिनको इस पूरी परिधि के ऊपर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह पे इनका कोई ना कोई मान आया, हमने देखा कि यहाँ पर आप कोई मर्जी बिंदु ले लेना, आप चाहे तो ये वाला बिंदु लो, ठीक है, चाहे इस बिंदु की बात कर लो, चाहे इस बिंदु की बात करो, चाहे इस बिंदु की, आप किसी भी बिंदु की बात कर लेना, हर बिंदु के लिए आपके पास कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आएगा। मतलब लंब करण आधार के मान आपके पास जरूर आएंगे। जैसे साइन का मान, जैसे साइन के लिए क्या होता है, लंब बटा में करण होता है। साइन के लिए अपने लंब बटा करण, मतलब लंब और करण से अपने साइन का मान निकालते हैं। तो आप किसी मर्जी बिंदु पे चले जाना, उस बिंदु के लिए आपके पास लंब का मान भी होगा और करण का मान भी होगा। आप चाहे किसी भी बिंदु की बात कर लेना, आपके पास लंब और करण का मान जरूर है। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं, अब लंब और करण का मान ज्ञात कैसे होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर आ गए अपने, तो इस बिंदु से लंब और करण कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इस बिंदु से क्या करना, आपको ऐसे लंब खींचना है कैसे, और इसको ऐसे मिलाना है। तो ये क्या है कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा, यहाँ ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो ये जो समकोण त्रिभुज बना, इसी समकोण त्रिभुज के हिसाब से जैसे ये जो भी एंगल होगा, इस एंगल के हिसाब से इधर लंब का मान आ जाएगा और इधर करण का मान आ जाएगा और ये ऊपर वाला आधार का मान आ जाएगा। तो कोई ना कोई रिजल्ट ज्ञात हो जाएगा, कोई ना कोई मान जरूर निकलेगा। ठीक है, ध्यान देना कि साइन और कोस जो है ना, साइन और कोस इकाई वृत्त के प्रत्येक बिंदु पे परिभाषित हैं। मतलब साइन का मान कभी भी अपरिभाषित नहीं आएगा, साइन का मान कभी भी अनंत नहीं आएगा, कोस का मान भी कभी भी अनंत नहीं आएगा। मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पर कि साइन और कोस, ठीक है, इकाई वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हैं, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हैं। साइन और कोस जो है वो इकाई वृत्त की परिधि के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। मतलब इन दोनों को इस परिधि के किसी भी बिंदु पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इनका कोई ना कोई मान जरूर हम ज्ञात कर सकेंगे, और वो भी कोई ना कोई वास्तविक मान ज्ञात होगा, चाहे वो मान रूट में आए, पॉइंट में आए, बटा में आए, कैसा भी आए, लेकिन मान ज्ञात होगा जरूर। इन चारों को प्रॉब्लम है इन बिंदुओं पर कि कोसेक का मान अनंत बन जाएगा अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं, या 360 डिग्री की बात करूं, या 540 डिग्री की बात करूं। सेक का मान भी अनंत बन जाएगा जब मैं 90 डिग्री की बात करूंगा, या 270 डिग्री की बात करूंगा, 450 डिग्री की बात करूंगा। इसी तरीके से टेन और कोट के मान भी अनंत बनेंगे, लेकिन साइन और कोस के मान कभी भी अनंत नहीं बनेंगे।
साइन और कोस के मान कभी भी अनंत नहीं बनेंगे। एक तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि साइन और कोस जो है वो प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है। साइन और कोस प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, ठीक है। लेकिन ये जो चारों बिंदु हैं ये इन बिंदुओं पर अपरिभाषित है, इन बिंदुओं पर ये अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। अब देखो ये तो चलो हुआ कि परिभाषित कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। अब एक चीज़ में ये अपने को देखना है कि जैसे अपनों ने यहाँ देखा साइन के लिए, जैसे साइन की अगर अपने बात करें ना, तो साइन के लिए जो भी हमने मान देखे अभी, साइन के लिए अपने कोई भी अगर अपने मान की बात करें, आप चाहे यहाँ पर कोई मर्जी समकोण त्रिभुज बना लेना, उस त्रिभुज के हिसाब से आप ये देखोगे कि साइन का जो मान है ना वो -1 और +1 के बीच में रहेगा। साइन का जो मान है वो -1 और +1 के बीच में ही आया। इसी तरीके से कोस का जो मान है ना वो भी -1, कोस का मान -1 और +1 के बीच में, ठीक है। ये इन दोनों बातों को नोट करने वाला है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट ही हैं ये, कि साइन और कोस के जो मान है ना वो -1 और +1 के बीच में रहेंगे। साइन और कोस के मान -1 और +1 के बीच में रहेंगे। इसका एक ये भी तरीका है कि जैसे अपने को पता है कि साइन लंब बटा कर्ण अपने लिखते हैं, तो अब अपने को पता है कि लंब का मान जो है ना वो कर्ण से कभी बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कर्ण सदैव सबसे बड़ी, कर्ण जो है वो समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है, तो नीचे वाला मान तो हमेशा बड़ा ही रहेगा और ऊपर वाला मान जो है वो छोटा रहेगा। तो इसका मतलब ये हो कि ये मान कभी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ये वाला मान 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसका अधिकतम मान हमने 1 भी देखा, कहाँ पर देखा था, वो सी बिंदु पे देखा था, सी बिंदु पे, ठीक है। ये अलग केस, क्योंकि ये जो किनारे वाले बिंदु है इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, किनारे वाले बिंदु के लिए तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बता ही रखा है। ये न्यून कोणों की बात हो रही है। अगर अपने न्यून कोण की बात करेंगे तो साइन का जो मान है वो 1 से छोटा रहेगा और इसी तरीके से -1 से बड़ा रहेगा। साइन के मान की अगर अपने बात करें, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से देख लो कि सी बिंदु के ऊपर मान 1 है, वाई वाला निर्देशांक, और डी बिंदु पे मान कितना है, -1 है। तो जो वाई निर्देशांक था वो साइन का मान था, तो साइन का मान जो है वो -1 और +1 के बीच में रहेगा। साइन का मान -1 और +1 के बीच में रहेगा। और इसी तरीके से कोस का जो मान है वो भी -1 और +1 के बीच में रहेगा। साइन का अधिकतम मान +1 हो सकता है, होगा, और साइन का न्यूनतम मान जो है वो -1। इसी प्रकार से कोस का अधिकतम मान +1 और कोस का न्यूनतम मान -1 होगा, ठीक है। एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि साइन और कोस के जो मान हैं वो -1 और +1 तक सीमित रहेंगे। मतलब साइन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता। अब साइन का मान 1 से बड़ा आने का मतलब ये हुआ कि लंब का मान कर्ण से बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये तो संभव ही नहीं है, ये कभी संभव नहीं हो पाएगा कि लंब का जो मान है वो कर्ण से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो इसलिए साइन का जो मान है वो +1 से छोटा ही रहेगा। हाँ, +1 कब आएगा, सी बिंदु पे। इसी तरीके से कोस का मान +1 कब आएगा, तो ए बिंदु पे। तो इस तरीके से अपने की बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अपने इसके बाद में एक चीज़ और है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, वो है त्रिकोणमितीय फलनों के निशान। तो अभी देखना, वापिस एक बार वर्त बना लेते हैं इकाई त्रिज्या वाला।
तो ये हमने एक डायग्राम बना रखा है इकाई त्रिज्या के वृत्त के लिए, ठीक है। ये सारी बातें हमने नोट करी रखी हैं पहले से। इसमें हमने क्या लिखा था कि साइन एक्स जो था वो तो बराबर आया था बी के, जिसको मैंने बोला था वाई निर्देशांक, मतलब वाई वाला निर्देशांक। और कोस के लिए लिखा था हमने, कोस एक्स जो था वो आया था किसके बराबर, ए के बराबर, मतलब इसको हमने लिखा था एक्स निर्देशांक। और अभी मैंने आपको बोला था कि जैसे साइन का जो मान है वो -1 और +1 तक सीमित रहेगा, और कोस का मान भी -1 और +1 तक सीमित रहेगा, है ना। तो इसको अपने इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनका अधिकतम मान और प्लस माइनस में जो न्यूनतम जो भी अपने लिखा वो इसको ऐसे ही क्यों लिखा। देखो साइन जैसे किसके बराबर है, बी के बराबर है, साइन किसके बराबर है, बी के बराबर है। अब यहाँ देखना इस वृत्त के अंदर क्या ये जो b है जो कि y निर्देशांक है, क्या इसका मान 1 से बड़ा हो सकता है क्या? क्योंकि हमको रहना तो इस परिधि के ऊपर ही है। आप चाहे इस बिंदु पे आ जाओ, चाहे इस बिंदु पे, चाहे इस बिंदु, कहीं मर्जी आ जाना, b का जो मान है वो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। देखो अगर ये b यहाँ आ जाए, अगर ये बिंदु, ये जो p बिंदु है, अगर ये p बिंदु यहाँ होता तो इस जगह y वाला निर्देशांक कितना है, +1 है। लेकिन जैसे ही आगे जाएगा, यहाँ आएगा या यहाँ, तो इसका मान कम होता जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना है आपको कि इस पूरे वर्त के अंदर जो a का मान है वो -1 और +1 के बीच में रहेगा, या अधिकतम इनके बराबर हो सकता है। इसी तरीके से b का जो मान है ना वो -1 से लेके +1 तक रह सकता है। कि p बिंदु के जो निर्देशांक हैं, p बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो -1 से लेकर +1 तक ही रहेंगे, 1 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी परिधि के ऊपर जो भी बिंदु है वो इसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, इकाई के अकॉर्डिंग। ऐसा तो है नहीं कि ये बिंदु अपने यहाँ बना देंगे तो अपने कह देंगे ये 1 से बड़ा हो जाएगा। बनाना अपने को परिधि पे ही है, परिधि पे बनाना है। तो त्रिज्या, जो त्रिज्या है, ठीक है, इसकी त्रिज्या की बात ही कर लो कि ये दूरी अधिकतम 1 है, तो a और b का अधिकतम मान 1 ही हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा होती वो परिधि से बाहर चला जाएगा। और 1 से छोटा अगर है, 1 से छोटा ऐसे है कि अगर इन जगहों पर है तो वो 1 से छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि साइन और कोस की अगर अपने बात करेंगे तो -1 और +1 तक ही वो सीमित रहेंगे, कि साइन का सबसे छोटा मान -1 होगा और साइन का सबसे बड़ा मान +1। इसी तरीके से कोस का भी सबसे छोटा मान -1 और कोस का सबसे बड़ा मान जो वो क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। ये चीज़ अपने ये भी नोट करने वाली बात है सारी ये। हाँ, अब अपने को देखने निशान इनके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बीच में अभी निशान के बारे में। वो देखो निशान किस तरीके से अपने को समझने हैं यहाँ पर। देखो प्रथम चतुर्थांश में आपको समकोण त्रिभुज तो दिख ही रहा है, प्रथम चतुर्थांश में अपने को समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं प्रथम चतुर्थांश की बात करूं, प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम चतुर्थांश में a का मान पॉजिटिव आएगा, b का मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये p बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है तो हम जानते हैं प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अगर x और y दोनों अगर पॉजिटिव है तो साइन और कोस के मान भी तो पॉजिटिव आएंगे। कि देखो a पॉजिटिव है तो इसका मतलब कोस a के बराबर है, तो इसका मतलब कोस पॉजिटिव हो गया। और b भी पॉजिटिव है, b पॉजिटिव, तो इसका मतलब साइन भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब यहाँ से ये पता लगा हमें कि साइन जो है वो पॉजिटिव और कोस जो है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखना यहाँ से, अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि साइन और कोसेक व्युत्क्रमित होते हैं सिर्फ, कि साइन जो है वो लंब बटा कर्ण है और कोसेक जो है वो कर्ण बटा लंब है, एक दूसरे का व्युत्क्रमित तो है, ठीक है। तो लंब कर्ण के जो मान है, ठीक है, उनमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आपने को तो सिर्फ उसका व्युत्क्रम करना है, ठीक है। कि अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कर दो, कि कोई संख्या अगर जैसे मान लो 2, तो 2 का उल्टा 1/2 तो वो भी तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा। तो इस चीज़ को समझना है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, कोस पॉजिटिव है तो इसका मतलब सेक जो है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। चलो, tan और कोट का क्या होगा। अब tan कैसे ज्ञात करते हैं, साइन में कोस का भाग देके। अब साइन का मान भी प्लस में और कोस का मान भी प्लस में है, तो इसका मतलब tan का जो मान है वो भी क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और कोट का मान, कोस में साइन का भाग देना पड़ेगा, यहाँ tan कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। किसका मतलब यहाँ से अपने को ये समझना है कि प्रथम चतुर्थांश में जो 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं
वो धनात्मक रहेंगे। मतलब इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा प्लस में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में साइन से लेकर कोसेक तक सारे के सारे मान प्लस में ही आएंगे। मतलब लंब बटाकरण का मान ज्ञात करो, आधार बटाकरण है, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने निकालेंगे वो धनात्मक रहेगा। ठीक है कि प्रथम चतुर्थांश में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इस चीज़ को समझना है। प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे मान धनात्मक रहेंगे। ठीक है, ये तो प्रथम चतुर्थांश में हो गया। अब बात अपने कर लेते हैं दूसरे चतुर्थांश की। यहाँ पर कि P बिंदु मैंने बनाया पहले चतुर्थांश में, अगर यही P बिंदु यहाँ ले लिया जाता, मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले लूँ, ठीक है, P की बात ही कर लेते हैं। ये लो P को यहाँ से हटा दो। अब मैंने P बिंदु इस साइड ले लिया दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे चतुर्थांश में ले लिया मैंने ये P बिंदु, ठीक है, जिसके निर्देशांक है a, b। अब देखना क्या होगा, प्रथम की बजाय अब आगे अपने दूसरे में, द्वितीय चतुर्थांश। A और B पे क्या फ़र्क पड़ेगा दूसरे चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में ये देखना है कि A और B पे फ़र्क क्या पड़ेगा। अब मुझे पता है कि दूसरा चतुर्थांश है, तो दूसरे चतुर्थांश में x डैश आ गया, मतलब x का मान माइनस में आएगा, y इधर प्लस में ही है, y पॉजिटिव। दूसरा चतुर्थांश होता है जिसमें पहला मान नेगेटिव, मतलब x वाला मान नेगेटिव होता है और y वाला मान पॉजिटिव होता है ना। अब इसको देखना, a मतलब a नेगेटिव और b क्या है, पॉजिटिव, b क्या है, पॉजिटिव। अब आ जाओ यहाँ पे, साइन क्या आएगा, साइन किसके बराबर है, b के बराबर है और b क्या है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव। कोस पे आ जाओ, कोस किसके बराबर है, a के बराबर, और a क्या है, नेगेटिव। ठीक है, चलो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक क्या होगा, कोसेक भी तो पॉजिटिव होगा। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा करोगे वो मतलब प्लस वाली संख्या का व्युत्क्रम करने से निशान तो बदलेगा ही नहीं। साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेक क्या हो जाएगा, सेक नेगेटिव हो जाएगा, कारण कोस का उल्टा सेक है। माइनस वाली संख्या का व्युत्क्रम करोगे तो माइनस में रहेगी, निशान तो वहाँ पर भी नहीं बदलने वाला। कोई संख्या अगर माइनस की है कि माइनस का 1/3 है, इसका उल्टा करोगे तो माइनस में रहेगा, निशान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3/1 बन जाएगा, लेकिन रहेगा वो माइनस में ही। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। ठीक है कि ये मान प्लस माइनस के किस तरीके से आ रहे हैं। अब रह गए टेन और कोट, टेन और कोट। अब टेन पॉजिटिव हो गई नेगेटिव हो, ये देखना है। अब यहाँ देख लो, टेन होता है साइन बटा कोस, साइन बटा कोस, मतलब प्लस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग देना है, मतलब नेगेटिव। और कोट क्या होता है, कोस बटा साइन, माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या भाग नेगेटिव। वही टेन नेगेटिव है तो कोट तो नेगेटिव होना ही होना था, व्युत्क्रम एक दूसरे के, इसलिए। तो दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन और कोसेक जो है ना, ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी के जो मान है वो नेगेटिव हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, बाकी के जो मान है वो माइनस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इसको हटाएं एक बार, ये दूसरा चतुर्थांश है इस साइड, तो यहाँ लिख देता हूँ कि साइन पॉजिटिव रहेगा, इसी तरीके से कोसेक जो है ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाकी जो है वो माइनस में आ जाएंगे। कौन से, कोस, सेक, टेन और कोट। कोस, सेक, टेन, कोट, ये चारों के चारों नेगेटिव। ठीक है, इनका यूज़ क्या है वो बताऊंगा अभी इससे आगे। पहले अपने को सीखना है कि कौन सा मान कहाँ पर धनात्मक है और कहाँ पर ऋणात्मक है, क्योंकि मुझे 90 डिग्री के बाद वाले मान भी निकालने हैं, तो उन सब के लिए इतना काम अपने को पहले सीखना पड़ेगा। तीसरे चतुर्थांश में आ जाओ। अब इस बिंदु को हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब अपने तीसरे चतुर्थांश में कोई दूरी तय कर लेते हैं। यहाँ आगे अपने मान लो तीसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे में x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है ना। तो अब देखना, दोनों नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है। तृतीय, तो a भी नेगेटिव और b भी क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पर आ जाओ, साइन b के बराबर है तो नेगेटिव है, कोस a के बराबर है तो वो भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव। साइन माइनस में, कोस माइनस में। अब साइन का उल्टा कोसेक माइनस में, कोस का उल्टा सेक माइनस में, बचा गया टेन और कोट बच गया।
टेन और कोट। टेन कैसे निकलेगा, साइन में कोस का भाग देके, तो माइनस वाली संख्या में माइनस वाली संख्या का भाग दोगे तो माइनस से माइनस कट जाता है तो पॉजिटिव आ गया। अच्छा ये पॉजिटिव है तो कोट भी क्या रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। तो इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे मान नेगेटिव। यहाँ लिख लेंगे कि टेन प्लस में कोट प्लस में, लेकिन बाकी जो मान है मतलब साइन, कोस, कोसेक और सेक, ये सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे, माइनस में आएंगे। अब अपना लास्ट बच गया चौथा चतुर्थांश। ठीक है, चौथा चतुर्थांश बच गया। अब यहाँ देखो कैसे करना है। तो अब इस बिंदु को यहाँ बना लिया। ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं बिंदु, हमने तो परिधि के ऊपर दूरी तय करनी है। अब देखो क्या होगा, चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव है। ठीक है, ये x पॉजिटिव, y डैश आ गया तो y नेगेटिव हो गया। ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब देखो क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश। a पॉजिटिव, b नेगेटिव। अब इसके आधार पे देखना है कि साइन क्या होगा। तो साइन b के बराबर है तो b नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया। कोस क्या होगा, तो कोस a पॉजिटिव। अब साइन का उल्टा कोसेक निकाला तो कोसेक का मान माइनस में रहेगा। कोस का उल्टा किया सेक आ गया, सेक का मान प्लस में रहेगा, क्योंकि कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा अब बची अपने पास टेन और कोट। तो टेन साइन में कोस का भाग देने पे आता है, तो माइनस वाली संख्या में प्लस वाली संख्या का भाग दोगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट अगर माइनस में तो ये वाला रिजल्ट भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। मतलब अब क्या हुआ, अब कोस और सेक पॉजिटिव हो गए, कोस और सेक पॉजिटिव, कि कोस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, लेकिन बाकी जो है साइन, कोट, टेन और कोसेक ये नेगेटिव। ठीक है, ये वाले जो मान है वो माइनस में और बाकी सारे के सारे मान जो है वो क्या होंगे, प्लस में होंगे। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इस चीज़ को समझना कि प्रथम चतुर्थांश में तो सारे के सारे मान प्लस में आए, लेकिन बाकी जो तीन है ना वहाँ पे दो दो के ग्रुप बन गए। मतलब इस दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्रभावी रहे कि इन दोनों के मान प्लस में रहेंगे, बाकी चार मान माइनस में आ जाएंगे। तीसरे में टेन और कोट प्रभावी हो गए कि टेन और कोट प्लस में रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। और चौथा जो है वो कोस और सेक का ग्रुप है कि चौथे ग्रुप के अंदर कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। मतलब ये इनका सबका अलग अलग ग्रुप बन गया कि पहले ग्रुप के अंदर तो सारे के सारे प्लस के रहेंगे, सारे के सारे मान प्लस में आएंगे, धनात्मक रहेंगे, कोई भी मान माइनस में नहीं आएगा प्रथम चतुर्थांश में, कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के जितने भी मान हैं उन सब के लिए सारे के सारे धनात्मक हैं। दूसरे चतुर्थांश के लिए क्या हुआ, दूसरे में साइन और कोसेक का यहाँ पर क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, और ये दोनों मान प्लस में रहेंगे, बाकी चार मान माइनस में आएंगे। मतलब साइन का जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा दूसरे चतुर्थांश में, कोसेक का जो रिजल्ट है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तीसरे में टेन और कोट के रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रहेंगे, और चौथे में कोस और सेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ठीक है, अब इनको याद करना है, और ये तरीका तो मैंने बता दिया कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, बिल्कुल आसानी से अपने याद कर सकते हैं, और इनका तो हर बार यूज़ हो ही रहा है। ठीक है, इनका भी आगे भी यूज़ होगा, तो इनका बहुत यूज़ है, तो इसको अच्छे से समझना, ये कंसेप्ट इन सब सूत्रों को बनाने के लिए। बात कर लेते हैं इनको अपने ध्यान में किस तरीके से रखेंगे। हालांकि वो मुश्किल तो है नहीं यहाँ पर। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश अक्ष और वाई डैश अक्ष। यहाँ पे लिखा हमने ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर हमने लिखा साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा हमने टेन और टेन का व्युत्क्रम कोट पॉजिटिव, यहाँ पर लिखा हमने कोस और कोस का व्युत्क्रम सेक पॉजिटिव। ठीक है, एक तो ये ध्यान में है, नेगेटिव को मत लिखो, उसकी जरूरत नहीं है, बस पॉजिटिव ध्यान में रख लेना, नेगेटिव अपने आप ही पता लग जाएगा। और पॉजिटिव के भी दोनों भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही याद रखो कि इधर से साइन का याद रखो बस,
कि साइन पॉजिटिव होता है, उसका उल्टा तो पता ही है कि वो तो पॉजिटिव होना ही होना है, ठीक है। तो दो दो बस पॉजिटिव का एक ही ध्यान में रखो, बाकी सब अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले चतुर्थांश में सारे के सारे मान धनात्मक रहेंगे, दूसरे में साइन धनात्मक रहेगा, ठीक है, कोसेक साथ में अपने आप ही आ जाएगा। तीसरे में टेन धनात्मक रहेगा, टेन का उल्टा वैसे धनात्मक होना ही है, और बाकी 4 ऋणात्मक है, सिर्फ 2 के लिए ही है अपने को ध्यान रखना, बाकी 4 तो माइनस में रहेंगे। और ये कोस के लिए कि पहला चतुर्थांश सभी के लिए है, दूसरा चतुर्थांश साइन के लिए है, तीसरा टेन के लिए है और चौथा किसके लिए है, कोस के लिए है, ठीक है। साइन और कोस जो है वो आमने सामने आ गए, बीच में यहाँ पे टेन आ जाएगा और उधर वो सारे पॉजिटिव हैं ही। तो इधर से अब इसको याद कैसे रखते हैं, हालांकि वैसे तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, पर फिर भी बता देते हैं कि इधर से सब पॉजिटिव हैं तो ए, दूसरे में साइन पॉजिटिव है तो एस, तीसरे में टेन पॉजिटिव है तो टी, और उधर से कोस पॉजिटिव है तो सी, ठीक है। ए एस टी सी, और ए एस टी सी को आप कैसे याद रखोगे, तो ए से याद रखोगे आप आफ्टर, एस से याद रखोगे स्कूल, टी से याद रख लेना टू, और सी का मतलब यहाँ पर कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से अपने इसको याद रख सकते हैं कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ए का मतलब यहाँ पर अपने आफ्टर, और यहाँ पर ए का मतलब ऑल के लिए, ठीक है। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। एस का मतलब वैसे यहाँ पर हमने स्कूल लिखा है, बट यहाँ पर एस से अपने को साइन समझना है, बस साइन ध्यान रखना है, कोसेक अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक एक का ही ध्यान रखना है। टी का मतलब यहाँ पर 10 से है, वो 2 के लिए बना दिया हमने, और सी का मतलब यहाँ पे वैसे कोस के लिए यहाँ कॉलेज से याद रहेंगे कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से याद कर लेना, बिल्कुल ईजी है, याद हो जाएगा। तो ये एक तरीका होगा इसको याद करने का कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है। अब आगे इससे देख लेते हैं कि आगे क्या करना है अपने को। तो देखिए इसके बाद में अपना एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो देखो किस तरीके से अपने को समझना है। वही इकाई त्रिज्या का वर्त हमने बना रखा है, यहाँ पर दूरी तय की हुई है x दूरी पे बिंदु ले लिया P, ये अपने पास त्रिज्या जिसका मान 1 है, ठीक है। ये सारी बातें तो अपने जानते ही हैं, ये a के बराबर, ये b के बराबर, और इसके आधार पे अपने साइन और कोस के मान लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो अब यहाँ से अपने को सीखना क्या है, ये बिंदु लिख लें पहले अपने, यहाँ पर 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 1। हाँ, अब देखो अपनों को यहाँ से सीखना क्या है। अपने क्या कर रहे थे, दूरी तय कर रहे थे ना, मतलब पहले अपने क्या किया, ए से गए सी पर, फिर सी से आए बी पर, फिर बी से आए डी पर, और फिर डी से वापस आए ए पर। अपने इस तरीके से दूरियां तय कर रहे थे, मतलब डी से वापस ए पर है ना, तो इसको अपने कैसे लिखें, चलो एक बार यहीं लिखते हैं एक बार ऐसे। ए पर तो था 0 डिग्री या 0 रेडियन, सी पर आया था π/2 रेडियन, बी पर आया पाई, डी पर 3 π/2, ठीक है, 270 डिग्री, और ए पर वापस कितना आ गया, 2 पाई। जब एक चक्कर पूरा हो गया, फिर वापस मान लो एक चक्कर और अगर अपने लगाएं, मतलब अगर हम इसी तरीके से चक्कर लगाते रहें कि ए से सी, सी से बी, बी से डी, डी से ए, फिर ए से सी, बी, इस तरीके से अगर अपने पूरा एक राउंड लगाते रहें, 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4, 5, इस तरीके जितने मर्जी राउंड लगाएं अनंत तक, ठीक है। तो होगा क्या, वही मान वापस घूम फिर कर आएंगे, ये तो मैंने आपको बोल ही रखा है। लेकिन अब देखो यहाँ से अपने को करना क्या है। अच्छा, अगला अगर राउंड क्या होगा, ये लो ए के लिए वापस यहाँ पर आ गए अपने 2 पाई पे आ गए, ठीक है। इसमें 2 पाई जोड़ा, ये बन गया, इसमें 2 पाई जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 5 π/2, इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 पाई, इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 π/2, फिर इसमें 2 पाई जोड़ोगे तो कितना बनेगा, ठीक है। यहाँ से जब पूरा एक राउंड हो जाएगा, पूरा एक राउंड होने के बाद में, ठीक है, यहाँ पे यहाँ आ जाएंगे अपने 4 पाई, फिर इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 9 π/2, फिर इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 5 पाई, फिर इसमें 2 पाई जोड़ेंगे तो 11 π/2, ठीक है। ये सारा कुछ इसी तरीके से अपने चलता रहेगा। अब अपने अगर इस स्थिति की बात करें या इस स्थिति की बात करें,
पहली स्थिति तो क्लियर है, जो 0 से लेकर अपने यूं कहें कि 360 तक की अगर अपने बात कर लें एक बार, पहली स्थिति में तो कोई डाउट ही नहीं है कि पहली स्थिति के अंदर तो आपको कोई मर्जी बिंदु दे देना, आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा बिंदु है। कि अपने से कोई पूछे कि इस जगह पे कितने डिग्री का कोण है या कितने रेडियन का कोण है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पहली स्थिति है तो पहला राउंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने बता सकते हैं कि 3π/2 270 डिग्री। लेकिन अब अगर अपने को पता ही ना हो कि ये दूसरे राउंड पर है या तीसरे राउंड पर है, चौथे राउंड पर है, तब अपने कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया इस तरीके से कि इस इकाई वृत्त को अब इन्होंने फैला दिया x अक्ष के ऊपर। किस तरीके से फैलाया वो देखना भी, कि यहाँ पर तो 0 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 0 है। फिर जैसे π/2 है ना, तो यहाँ π/2 ले लिया इन्होंने। इसी तरीके से इतनी ही दूरी पे आगे ये पाई आ जाएगा, फिर आगे ये 3π/2 आ जाएगा, फिर 2π आ जाएगा, फिर ये 5π/2 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो बिंदु आए हैं ना, ये वाले बिंदु, ये यहाँ इस तरीके से फैला दिए, और माइनस के अंदर भी इसी तरीके, इनको माइनस में भी रखा। ठीक है, इनको माइनस में भी रखा है कि अपने माइनस की बात करें तो जैसे यहाँ -π/2, यहाँ माइनस का पाई, या माइनस का 3π/2, यहाँ पर 2π। और ऐसा संभव भी है, मैंने पिछले 2-3 वीडियो से पहले अगर अपने बात करें, मैंने वहाँ पर आपको बोला भी था कि रेडियन के संगत वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या वो रेडियन ही तो है। रेडियन की जो माप है वो एक तरीके से वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, तो इनको अक्षों पे तो दिखाई सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इनको एक्स अक्ष पे दर्शा दिया, एक्स अक्ष पर, कि एक्स अक्ष के ऊपर माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सारी वास्तविक संख्या आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं ये भी आएंगे, तो ये आएंगे, तो इनको हम लोगों ने यहाँ पर दर्शा दिया है। ठीक है, 2π, इसके बाद में 5π/2, ये ऐसे चलता रहेगा, ये इस तरीके ये इधर आता रहेगा ये। अब संख्याओं को, मतलब कौन, रेडियन को तो दर्शा दिया, लेकिन वर्त को कैसे फैलाएंगे, इस वर्त को भी तो फैलाना है। ठीक है, तो इसको फैलाने का तरीका देखो क्या होगा, कि सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं साइन की। सबके लिए अलग अलग बनेगा भी, जैसे साइन के लिए अलग, कोस के लिए अलग, टेन के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग। ये लो, अपने पहले साइन की बात करेंगे। साइन किसके बराबर है, b के बराबर है। साइन किसके बराबर है, b के बराबर, मतलब y निर्देशांक। ठीक है, y निर्देशांक। अब समझना इसको बड़े ध्यान से। अगर मैं a से c तक आ जाऊँ, a से चलता हुआ c तक आ जाऊँ, तो आपको ये देखना है कि b का मान, इस पे फ़र्क क्या पड़ेगा, b के मान पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं a से c पे चलूँ तो b के मान में क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि इस जगह पे b का मान कितना है, b का मतलब y निर्देशांक कितना है। तो इस जगह पर y निर्देशांक कितना है, 0 है। इस जगह पर जो y निर्देशांक है वो कितना है, 0 है। और इस जगह पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है या 0 रेडियन है। तो मतलब यहाँ पर हूँ, पहला बिंदु यहाँ पर है, पहला बिंदु यहाँ पर। ठीक है, ये इधर 1 ले लिया, इधर -1 +2 -2 +3, ये इधर चलता रहेगा। ठीक है, y अक्ष के ऊपर संख्याएँ ही चलेंगी। अब आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर मैं 0 से π/2 तक, ये a बिंदु है, ये a बिंदु है, और ये c बिंदु है। ठीक है, ये a बिंदु, और ये कौन सा बिंदु है, c बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, b। ये कौन सा बिंदु है, d। ये कौन सा बिंदु है, a आ गया वापिस a। फिर ये कौन सा बिंदु है, c बिंदु। ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, कि a c b d a c, इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं a से c तक चलूँ, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री तक चलें, या 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक चलें, तो b के मान में क्या फ़र्क पड़ेगा, y निर्देशांक पे क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर y का निर्देशांक कितना है, 0 है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, कोई ना कोई मान आएगा, और ऊपर चलेंगे कोई ना कोई मान आएगा। जब मतलब इसके ऊपर चलते जाऊँगा तो y का मान बढ़ता जाएगा, y का मान बढ़ेगा। यहाँ पर y का मान 0 है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो y का कोई ना कोई मान है। कैसे आएगा, यहाँ से एक लम्ब डाल देंगे, ये y वाला मान आ गया। जो लम्ब की लंबाई है ना वो y का मान है। मान लो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर y का जो मान है वो और बढ़ गया। अब ये इतना बड़ा, ये y का मान है, ये जो मान है वो किसका मान है,
y का। और जैसे ही मैं इस बिंदु पर पहुंचूंगा तो इस बिंदु पे x का मान तो 0 हो जाएगा, लेकिन y का मान जो है वो बढ़ जाएगा। y का मान इतना हो गया भाई, इस बिंदु पे y का मान सर्वाधिक है। मतलब एक तो ये लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन, ये अलग अलग लाइन है, ये सारे के सारे y के मान है। ये जितने भी मैंने रेखाखंड बनाए हैं ये सारे के सारे y के मान है। तो आप खुद देख लो, यहाँ पर रेखाखंड 0 लंबाई का है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो रेखाखंड की कोई ना कोई लंबाई आ गई, और ऊपर जाएंगे, ऐसे जाते रहेंगे तो रेखाखंड की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो इस बिंदु पे सबसे बड़ी लंबाई मिलेगी, और वो लंबाई इकाई के बराबर है। वो लंबाई किसके बराबर है? इकाई के बराबर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो मान बढ़ेगा इस तरीके से, ऐसे मान बढ़ेगा। ये 1 की सीध में है, 90 डिग्री पे मान बढ़े अधिकतम हो गया। अब मान लो अपने को C से B तक आना है। अब C से B तक आना है, अब अपने को फिर से देखना है y का मान बढ़ेगा कि कम होएगा। अगर आप C से B पर आओगे तो y के मान को देखो, यही बना लेते हैं, मैंने ये रेखाएं बना दी, ये y के मान है। जो रेखाएं बनाई है ना, ये जो रेखाखंड बनाई ये y के मान है। तो इस जगह पे तो y का मान सबसे बड़ा था। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये रेखाओं की जो लंबाई है, रेखाखंडों की जो लंबाई वो कम होती जाएगी। इस बिंदु पे आगे y का मान 0 हो गया, ये खुद देख लो, ये रहा, यहाँ पे y का मान कितना है? 0 है। इस बिंदु पे y का मान 1 है, फिर कम होता 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 y का मान कितना हो गया? 0 हो गया। अब देखना, यहाँ पे y का मान 1 है 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री से पाई पे आ गए, ये पाई के लिए है, ठीक है। 90 डिग्री से पाई पर आ जाएंगे तो मान कम हो जाएगा वापस इस तरीके से, और पाई पे पहुँचते मान 0 हो जाएगा। पाई पे पहुँचते मान क्या हो जाएगा? 0। अब आ जाओ कि अगर अपने B से D की तरफ चलें, B से D की तरफ, अब y के मान में क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो अब सीधा यहाँ से देखना कि B बिंदु है, यहाँ पे y का मान 0 है। y का मान कितना है? 0। कहाँ पहुँचना है? D पे। और यहाँ y का मान कितना है? -1। तो 0 से जब आप -1 की तरफ जाओगे, 0 से -1 की तरफ जाओगे तो मान बढ़ेंगे या कम होंगे? अगर मैं 0 से माइनस की तरफ चलूँगा, कि जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, मैं 0 से -1 की तरफ जा रहा हूँ तो मान क्या हो रहे हैं? मान कम हो रहे हैं। मान क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो मान कम होगा तो और नीचे जाएगा ये ग्राफ ऐसे। और जैसे ही मैं D पे आ जाऊँगा, D बिंदु पे, तो D बिंदु पे देखो y का मान कितना है? -1 है। ये -1 की सीध में है। ये किसकी सीध में है? -1 की सीध में। अब मान लो अपने D से वापस A पे चलें, D से वापस कहाँ चलें? A पर। तो अब देखना, D पर y का मान -1 है, D पर y का मान कितना है? -1। और A पर y का मान कितना है? 0। तो अगर मैं -1 से 0 की तरफ जाऊँगा, -1 से 0 की तरफ, तो मान बढ़ेंगे। -1 से 0 की तरफ जाएंगे तो मान बढ़ने चालू हो जाएंगे। तो ये देखो, ये मान बढ़ते गए, ठीक है। यहाँ से मान बढ़ने लग गया, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मान बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है तो मान कम हो रहा है। और जैसे ही मैं A पर आ जाऊँगा, A पर, तो A पर y का मान कितना है? 0। तो ये x अक्ष पे y 0 होता है ना। तो इस वर्त को ना यहाँ इस तरीके से फैला दिया कि आधा यहाँ, फिर यहाँ, ये चारों हिस्से आ गए। मतलब ये पहला हिस्सा जो है ना, जो A से C तक है, ये पहला हिस्सा इतना है, ये इतना, ये पहला हिस्सा हो गया चतुर्थांश के हिसाब से। ये जो दूसरा हिस्सा है ना वर्त का, वो यहाँ आ गया। ये जो तीसरा है वो यहाँ पर है, और ये जो चौथा है ना वो यहाँ पर है। और अब A से वापस C पे आऊँगा तो फिर से ये बनेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये ग्राफ जो है इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस चीज़ को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से एक बार रिपीट करेंगे। एक बार तो इतना ही समझिए। आज सिर्फ आपको एक तो वो जो ASTC वाला बताया था, एक तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस चीज़ को मैं वापस रिपीट करूँगा अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं, कोई भी दिक्कत फिर भी इसमें अगर है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ ASTC का ध्यान रखना है एक तो, ठीक है। और एक वो ध्यान रखना है कि अपने को पाई 3π/2 और 2π कि ये वाले मान, वो सारनी जो मैंने आपको बताई है 65 नंबर पेज पे, कि एक इनके ऊपर जो साइन का मान, कोस का मान, टेन, कोट, सेक, कोसेक, वो 6 के 6 मान, मतलब वो सारनी बना लेना, मान लिख के देख लेना। एक ये वाले मान अपने को ध्यान में रखने हैं। और एक चीज़ और इसके अंदर अपने वो जो है परिभाषित, कि कौन से मान, कोसेक का मान कहाँ है परिभाषित है, कि साइन और कोस तो हर जगह पे परिभाषित है, लेकिन
साइन और कोस के अलावा बाकी के जो मान थे ना वो कुछ बिंदुओं पे अपरिभाषित थे, तो वो कौन कौन से बिंदुओं पर थे तो वो ध्यान में रखना है। और इसके बाद में निशान हो गए, बस ठीक है, एक बार इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने कर लेंगे कवर, इसको रिपीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।